नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों मैं यश। तो दोस्तों, जिन लोगों ने तमाम प्रतिक्रियाएं दी थी वीडियो में, उनका हमने जिक्र किया है आज की वीडियो में। जनसत्ता के एडिटोरियल में जाकर आप वहां देख सकते हैं। तो कई लोगों ने कुछ बातें पूछी थी और एक प्यारे स्टूडेंट ने ये पूछा था कि सर आप कैसे हाउ टू रीड न्यूज़पेपर थोड़ा सही तरीके से बताइएगा, कैसे हम नोट्स बनाएं, उन चीज़ों को बताइएगा। तो मैं आपको बता दूं, स्पेशली जो लोग जुड़े हुए हैं मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं से, चाहे वो यूपीपीसीएस की हो, चाहे पीसीएस की हो, बीडीओ से हो, ठीक है, तमाम तरह की जो भी परीक्षाएं हैं, किस तरह से देखिए इसमें जो एडिटोरियल होता है, ज़्यादातर जो करंट के इशूज़ होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल रिलेशन से ताल्लुकात रखते हैं, उससे ज़्यादातर होती हैं। पर याद रखिएगा, जिसको प्रेजेंट ऑफ माइंड बोलते हैं ना, यदि आप डेली रूटीन, यदि आप वीडियो के माध्यम से या किसी के माध्यम से बढ़िया से अगर समझते हैं संपादकीय को, तो आपके अंदर एक नई भाषा शैली का जन्म होगा, एक नई पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपके अंदर विकसित होगी। चार लोगों के बीच में जब आप बैठ के बातें करेंगे, डिबेट करेंगे, तो जब अपनी बातें फैक्चुअल रखेंगे, फैक्ट रखेंगे, एक सकारात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से रखेंगे, तब सामने वाला आपको महसूस करेगा, आपकी ताकत को महसूस करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेना के खिलाफ छिछोरी हरकत। सेना के खिलाफ छिछोरी हरकत का मतलब ये है कि चाइना जैसा देश जिस तरह से गलवान घाटी में, जो पूरी लद्दाख के क्षेत्र में पड़ता है, जिस तरह से चीनी सैनिकों ने मतलब इतिहास की सबसे गंदी हरकत के माध्यम से हमारे 18 जवानों को शहीद किया, तो ये एक काला धब्बा है उनके लिए, क्योंकि उन्होंने बता दिया है कि किस तरह से हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है। हम जब कभी भी अटैक करेंगे भारत जैसे देश के ऊपर, तो जब वो निहत्थे होंगे, इससे तुम्हारे अंदर का तुम्हारा जो क्षमता है, जो तुम्हारी सोच है, उससे पता चल जाती है। पर इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे देश के अंदर भी कुछ लोग हैं, कुछ नेता गण लोग हैं, जो हमारे देश के सेना के साथ नहीं है, हमारे देश के सेना के ऊपर तमाम तरह के लांछन लगाते हैं। चाहे वो पुलवामा अटैक रहा हो, याद होगा दोस्तों आपको, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे एयर स्ट्राइक रहा हो, ऐसे तमाम तरह के कार्रवाई हमारे देश के सेनाओं ने उठाया। पर उनके ऊपर किस प्रकार के दोषारोपण का आरोप किया गया कि सेना ऐसी है, वो है, ये गलत बयान दे रही है। हमारे राहुल भैया को जानते ही हैं। राहुल जी कहते हैं, भैया जो भी बातें हो रही ना देश की जनता के सामने, वो बातें सार्वजनिक रखिए। किस प्रकार से स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस प्रकार से अटैक करना, डिफेंड करना, सारी बातें दुनिया के सामने रखिए। तो ये दोस्तों मूर्खता का परिचायक है इस बात को। तो दोस्तों, इसे लिखा राजीव सचान जी ने, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो लोग कह रहे थे। चलिए आगे चलते हैं, उस बारे में विषय में बात करेंगे। यहाँ पे लिखा है, लद्दाख में चीनी सेना के कदम पीछे खींच लेने के बाद भी सरकार को कटघरे में खड़े करने वाले चैन से नहीं बैठे हैं। इन बेचैन लोगों में सबसे प्रमुख राहुल गांधी हैं। उनका बखूबी साथ दे रही है कांग्रेस की ट्रोल सेना। ट्रोल सेना का कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, कुछ लोग गैंग बना के सोशल प्लेटफॉर्म, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे बैठे हैं और किस प्रकार से एक दूसरे को ट्रोल कर रहे हैं, सही बातों की बयानबाजी को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ठीक है, तो आजकल जो है एक फ़ाइट है ना, वो सोशल प्लेटफॉर्म पे भी बहुत तगड़ी फाइट हो रही है, आप देख सकते हैं। इस ट्रोल सेना में कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता तो हैं ही, अन्य लंपट, लफंगे और उन्मादी भी किस्म के लोग भी हैं। राहुल और अन्य कांग्रेसी नेताओं का तर्क है कि विपक्ष को सवाल पूछने का हक है। बिल्कुल हक है। संविधान का मतलब यही कि दोस्तों, यू हैव राइट टू आस्क अ क्वेश्चन बट शुड बी रिलेटेड होना चाहिए ना, एक सही वे में होना चाहिए। नहीं कि मोदी जी हमारे देश के जवानों के साथ जो आपने ये किया है, नहीं एक बार था कि खून की दलाली आपने की है। आप सोचिए, देश का प्रधानमंत्री जो हमारे एक तरह से प्रतिनिधित्व कर रहा हो शख्स, उसके ऊपर यदि हम गाली गलौज देते हैं। देखे होंगे आप, संसद में जो व्यक्ति आंख मार रहा है, वो अपना घर प्राइवेट बना लिए हो क्या? वो संसद है। मतलब तुम्हारी हरकतें बता देती हैं अभी तुम्हारा जो कंप्लीट डेवलपमेंट है ना, वो चीज़ें कहीं अधूरी रह गई हैं। फिर आप अपने माँ बाप के पास जाइए और कुछ चीज़ों का अपना विकास करवाइए। मैं 100% कह रहा हूँ, जो प्रधानमंत्री का जो पोस्ट है, जो उसकी गरिमा है, कुछ लोग उसकी गरिमा को तार तार कर दे रहे हैं। कपिल सिब्बल ने उदाहरण देकर बताया कि किस तरह दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक देशों में विपक्ष ने उस समय भी अपनी सरकारों को सवालों से घेरा जब वे गंभीर संकट से जूझ रही थी। वह सही कर रहे हैं, लेकिन सवाल पूछने और शरारत करने में अंतर होता है।
सही बात, देखिए सही बात। आप जब आप किसी भी देश में युद्ध की स्थिति बनी हो या फिर देश में किसी प्रकार का इमरजेंसी हो, आपात हो, तो उस समय देश की जनता का जो सबसे पहला धर्म है वो देश की जनता का आपस में एकजुट होकर रहें। जितने भी विपक्ष के लोग हैं वो पक्ष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहें, ना कि उसको क्रिटिसाइज करें, अरे क्या हुआ गलवान में घुस गया, गोली नहीं चली, ये नहीं हुआ, मरवा दिया मोदी, करवा दिया मोदी। भैया कहने और करने से बहुत बड़ा फ़र्क होता है। यदि एक बार युद्ध हो गया ना तो जितना आप बोल रहे हैं ना, पहले के हथियार अलग थे। 1962 की जो लोग बात करते हैं उस समय राइफल से होती थी युद्ध, छोटे मोटे किसी के पास हथगोले होते थे। पर आज की जो स्थिति है दोस्तों, वो क्षमता ताकत वो परमाणु बमों पर निर्भर करती है। एक परमाणु बम जाएगा ना तो एक ज़िला ख़त्म हो जाएगा, छोटे छोटे ज़िले होंगे तो 2-3 ज़िले उड़ जाएंगे। तो ऐसे में नुकसान तो दोनों तरफ का होगा। फिर उसके बाद यही होगा कि कुछ लोग जब दोनों तरफ के मर जाएंगे तो गोल में सम्मेलन होगा, वहाँ पे बैठ के चीज़ों की सहमति बनेगी। तो ऐसा करने से पहले, जब यही चीज़ होना है युद्ध के बाद भी, युद्ध के पहले भी, तो युद्ध के पहले ही क्यों ना ऐसा कर लें आपसी बातचीत के जरिए, जिसे आप बिलैटरल डायलॉग का नाम देते हैं। राहुल इसी यंत्र को बड़े जत्न से पाट है, शायद यही एक काम उनके पास रह भी गया। इन दिनों वो कांग्रेस की अघोषित ट्रोल सेना के स्वयंभू अध्यक्ष के तौर पर अधिक सक्रिय हैं। उन्होंने गलवान की घटना के बाद प्रधानमंत्री की समर्पण मोदी ही नहीं कहा, यह भी, जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा था मोदी समर्पण हो गए। तो आप आज के न्यूज़पेपर में देख सकते हैं कि किस प्रकार से 1 से 2 किलोमीटर जो चीनी सेना है वो पीछे हट गए। ये बहुत बड़ी जीत है हमारे लिए। ये तब हुआ जब हमारे देश के राष्ट्रीय सलाहकार, जिसे आप अजीत डोभाल कहते हैं, उनके माध्यम से ये हुआ है। यह भी सवाल उछाला है कि छिपे क्यों हैं, चुप क्यों हैं। उन्होंने मोदी के न तो कोई घुसा है वाले कथन को गलत साबित करने के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लद्दाख का आम नागरिक बताकर उनके हवाले से यह कहलवाया कि गलवान के हालात को लेकर सरकार जो कह रही है वह सही नहीं है। भाजपा ने राहुल गांधी के इन सब आरोपों का जवाब भी दिया और उनकी घेराबंदी करते हुए उन पर कई आरोप भी जड़े हैं। चीनी सेना के पीछे लौट जाने की खबरों के बावजूद कांग्रेस और भाजपा में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला कायम है और उसके ख़त्म होने की कहीं कोई उम्मीद नहीं है। यह कहना कठिन है कि इस सिलसिले से किसे क्या हासिल होने वाला, लेकिन यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं कि उसकी चपेट में सेना भी आ जा रही है। सोचिए, जो हमारे देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे रहा है, अपनी जान न्यौछावर कर दे रहा है, और उन्हीं साला एक भी कोई पॉलिटिशियन का लड़का सेना में नहीं है, या फिर जो शहीद हो रहा है उसमें भी नहीं। एक गरीब, एक किसान परिवार का बेटा आर्मी में जाता है देश की सेवा के लिए, और यही वो लोग हैं जो कह देते हैं कि अरे बेरोज़गारी इतनी बड़ी है कि ज़्यादातर लोग सेना में ही जाना चाहते हैं रोटियां मुफ्त की तोड़ने के लिए। तो सोचिए, देश में ऐसे ऐसे लोग भी हैं, ऐसे ऐसी मानसिकता के लोग। जो व्यक्ति देश के सेना के ऊपर सवाल उठाए वो कैसा व्यक्ति हो सकता है, सोचिए। इनको तो पाकिस्तान जैसी आर्मी मिलनी चाहिए कि जब हो तब अपने अंडर में पूरे शासन प्रशासन को रख ले, उसके बाद 10 कोड़े मारें। उनको इस चीज़ की ज़रूरत है। बीते शुक्रवार को प्रधानमंत्री के लेह दौरे के बाद सोशल मीडिया पर यह साबित किया जाने लगा कि उनकी घायल सैनिकों से मुलाकात दिखावटी थी और वह सेना के अस्पताल में नहीं, किसी कॉन्फ्रेंस कक्ष में गए थे जहां कथित स्वास्थ्य सैनिकों को घायल के तौर पर बैठाया गया। सोचिए, इतनी गंदी राजनीति हो रही कि देश का यदि प्राइम मिनिस्टर जाता है घायल सैनिकों से मिलने के लिए तो किस प्रकार से उसे भी अलग दृष्टि से दिखाया जाता है। लोगों की इतनी मानसिकता गिर चुकी है, आप कुछ कह नहीं सकते। मुझे वो दिन याद है जब मंगलयान जो मिशन मंगल पे हम जो भेज रहे थे सैटेलाइट, तो बीच में रुक जाने की वजह से जो इसरो के मेन अध्यक्ष थे, के क्या नाम था उनका, के धवन करके कुछ नाम था, आप यदि आपको पता होगा तो बताइएगा गूगल करके। तो दोस्तों, एक छोटे से बच्चे की तरह जिस तरह से मोदी उनको चुप करा रहे थे और वो रो रहे थे, उन्हें भरोसा दिला रहे थे, आश्वासन दे रहे थे कि टेंशन मत लीजिए, जितना भी पैसा लगा है अब इससे बढ़िया और उम्दा फिर किया जाएगा, फिर बनाया जाएगा। असफलता ही सफलता की कुंजी है। तो दोस्तों, एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतना भरोसा कि वो एक छोटे से बच्चे की तरह पिता तुल्य समझकर प्रधानमंत्री जी को रोने लगा, तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया था। बेटा, ऐसा बनने के लिए
याद रखिएगा, यदि कोई भी शख्स आपके कंधे के ऊपर या फिर वो तमाम तकलीफ़ों से गुजर रहा आपको देखने के बाद यदि वो रोने लगा, तो याद रखिएगा उससे जो उम्मीदें हैं ना, सब लोगों के बीच में वो ठहरी थी, पर आपको देखकर उसकी उम्मीदें आपसे इतनी बढ़ गई कि आप सोच नहीं सकते। वो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उस बंदे को कुछ ना होने देने चाहिए, क्योंकि वो महसूस कर रहा है कि ये बंदा आ गया ना तो मेरी आधी तकलीफ़ें ख़त्म हो गई। तो ऐसे लोगों के लिए आप अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस किया करिए। ऐसे ही कोई किसी के लिए नहीं रोता है। एक बात याद रखिए, यदि कोई व्यक्ति किसी के लिए रोता है, भले वो क्षणिक लगाव है, पर दोस्तों वो लगाव बहुत ही प्रबल है। तर्क यह दिया गया कि वहाँ चिकित्सकीय उपकरण नहीं दिख रहे थे, यह सिर्फ और सिर्फ सेना को लांछित करने की बेहुदा शरारत थी। इस शरारत में कांग्रेसी नेता कार्यकर्ता भी शामिल थे और वे सब भी जिन्हें मोदी सरकार फूटी आंख नहीं सुहाती। जाहिर है इसमें कई मीडिया कर्मी भी थे। कांग्रेस के अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंट से इस किस्म के ट्वीट किए गए हैं कि नकली अस्पताल, नकली उद्देश्य, नकली 56 इंची। सोचिए, मतलब देश के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो भी लांछन गाली गलौज। उसमें देखता हूँ एक दलाई टीवी करके यूट्यूब चैनल है, उस पर जो भद्दी भद्दी गालियाँ दी जाती हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, मतलब शर्म आती है कि उस साला संचालक कौन है। कभी कभार महसूस होता है कि जो उसका संचालक होगा कोई विदेशी व्यक्ति होगा जो यहाँ के लोगों को फंडिंग कर रहा है कि आप जितना हो सके क्रिटिसाइज़ करिए, गाली बकिए, माँ बहन की गालियाँ दीजिए, जितना गाली देंगे, जितनी अभद्र वीडियो बनाएंगे उतना ज़्यादा हम आपको फंडिंग करेंगे। ऐसे लोगों का उद्देश्य यही हो सकता है। कांग्रेस के सौजन्य से सेना को लांछित करने वाली यह छिछोरेबाजी इसलिए हो रही थी ताकि सरकार पर निशाना साधा जा सके। सोशल मीडिया के विभिन्न मंचों और खासकर ट्विटर पर ट्रोलिंग यानी छिछोरेबाजी नई बात नहीं है। सोशल मीडिया के विभिन्न मंच लंपटों और लफंगों के पसंदीदा ठिकाने बन गए हैं। ऐसे तत्वों को सोशल मीडिया कंपनियां सुरक्षित ही नहीं बल्कि प्रोत्साहित भी करती हैं। उनकी ओर से रह रह यह फर्जी दावा भी किया जाता है कि फेक न्यूज़ और हेट स्पीच के खिलाफ लगातार काम कर रही हैं। यह निरा झूठ है। इन कंपनियों कि ऐसी कहीं कोई मंशा नहीं है। वे दुनिया भर की सरकारों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही हैं। हकीकत यह है कि सोशल मीडिया फर्जी, अदाकच्चरी और वैमनस्य फैलाने वाली सूचनाओं का सबसे बड़ा और मजबूत गढ़ है। जब लेके अस्पताल को लेकर सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार हद से अधिक बढ़ा तो सेना ने यह बयान जारी किया। यह दुखद है कि कुछ लोग हमारे जनरल अस्पताल में सैनिकों के इलाज पर सवाल उठा रहे हैं। जहां सैनिकों को रखा गया वह सामान्य अस्पताल का हिस्सा है। जिस कक्ष का इस्तेमाल प्रशिक्षण, दृश्य श्रव्य सभागार के रूप में किया जाता था, उससे कोरोना संकट के बाद कोविड-19 के मरीजों के उपचार के लिए वार्ड में बदल दिया गया है। अच्छा होता कि सेना की ओर से ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता, क्योंकि इसे लंपट और लफंगे तत्वों और उनके छिछोरेपन को ही मत मिला। याद है आपको, वैसे भी जो तमाम तरह के जो संवेदनशील मसले चल रहे हैं, चाहे चाइना हो, नेपाल हो, पाकिस्तान हो, ऐसे में दोस्तों उन लोगों का आत्मबल बढ़ता है, उन लोगों को पोषण मिलता है जब हमारे ही देश के लोग, हमारे देश की सेना, हमारे देश के शासनाध्यक्ष के ऊपर तमाम तरह की गालियां देते हैं और वो इस तरह के दोषारोपण, आरोप प्रत्यारोप मरते हैं जिनको नहीं करना चाहिए। तो इनकी जो मानसिकता कितनी गंदी हो चुकी है आप सोच सकते हैं। सेना को असहज करने वाले इस शर्मनाक प्रकरण से यह नए सिरे से स्पष्ट हुआ कि सोशल मीडिया किस तरह विकृत होता जा रहा है। सरकार को उसकी मनमानी पर लगाम लगाने के लिए कुछ करना होगा, अन्यथा वह चाइनीज ऐप्स की तरह नया सिरदर्द बनेगा। इसी के साथ किसी को इस पर सोचना होगा कि क्या इससे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ हो सकता है कि सेना सोशल मीडिया पर सक्रिय लंपट तत्वों की बेदुगी का जवाब देने के लिए बाध्य हो। चूँकि सेना का स्पष्टीकरण अगले दिन खबरों का हिस्सा भी बना, इसलिए आम लोगों भी इससे परिचित हो गए कि उस पर कैसे घटिया आक्षेप लगाए गए थे। लेकिन आक्षेप लगाने वालों की ओर से कहीं कोई खेद नहीं जताया गया, न तो कांग्रेसियों की ओर से और न ही मीडिया कर्मियों की ओर से। आखिर सेना के प्रति एक ऐसा सम्मान कि उस पर बेहूदे लांछन लगाने में संकोच न किया जाए। क्या सेना के प्रति सम्मान जताने का इससे भोंडा तरीका और कोई हो सकता है कि गलवन में घायल सैनिकों को नकली बताया जाए? निसंदेह यह ऐसा मामला नहीं है जिसकी अनदेखी कर दी जाए या फिर यह कहकर कर्तव्य की तिरस्कारी कर ली जाए कि सोशल मीडिया में तो यह सब चलता ही रहता है। तो दोस्तों, जो इस तरह के जो दोषारोपण किए गए हैं देश के सेना के ऊपर, जिस तरह से उन्हें कहा गया कि ये झूठे प्रचार प्रसार किया जा रहा है, कोई नहीं मारा है, मतलब इतनी गंदी राजनीति, इतना गंदा आरोप प्रत्यारोप जो चल रहा है हमारे देश में और हमारे देश के लोगों के द्वारा ही कुछ चंद
वोट के लिए, कुछ राजनीतिक फ़ायदे के लिए यदि सेना के ऊपर आप इस तरह के गलत आरोप मढ़ते हैं तो आपकी मानसिकता क्या होगी। और आप लोग तो पोषण दे रहे हैं पाकिस्तान, चाइना और नेपाल जैसे देश को, क्योंकि लेह अस्पताल के जिस कक्ष में प्रधानमंत्री घायल सैनिकों से मिले थे उसे मैं कुछ दिन पहले सेना अध्यक्ष भी उनसे मिले थे और उसके चित्र भी सार्वजनिक हुए थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। यदि आपको इस लेख से संबंधित कुछ भी बातें रखनी तो ज़रूर रखिएगा। और देश में जो कुछ लोग हैं जो राजनीतिक फ़ायदे के लिए देश के प्रधानमंत्री को, देश की सेना को माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर अपनी बात रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।